लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण में कम प्रतिशत हुए मतदान के विषय में विश्लेषकों का भिन्न भिन्न मत है, लेकिन मैं मेहता टॉक्स के इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो कम प्रतिशत है उससे मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के वोट में कोई अंतर पड़ने नहीं जा रहा है और ये हानि विपक्ष को है। कई ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण वोटिंग कम हुए। हाँ, इस बार मुस्लिम भाइयों का भी वोटिंग इसलिए कम हुआ कि वो सोच रहे हैं कि मोदी गलत कहाँ है, और वोट देने जाते हैं तो मोदी के विरुद्ध देना है, वोट बीजेपी के खिलाफ देना है, चलो घर पर बैठे रहो। बहुत सारे मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के ये परंपरागत विरोधी माने जाने वाले हैं, गांवों में, देहातों में, हर जगह, हर बूथों पर जो ये 4 स्थानों पर हुए हैं पहले चरण में वोट, इनमें ऐसे हैं कि छोड़ो, जीत तो रहा है भारतीय जनता पार्टी ही। अब कहा जो विरोधी मत है, जीत तो रहा है भारतीय जनता पार्टी ही, अब क्या जाना है। इस तरह से वोट प्रतिशत कम हुए। अन्यथा सत्ता पक्ष को हराने के लिए एक गुस्सा होता है, एक जिद होती है और अधिक से अधिक वोटर्स अपने घरों से निकलकर बूथ तक पहुंच करके वोटिंग करते हैं। लेकिन ऐसा इस चुनाव के पहले चरण में नहीं देखा गया, इसलिए कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कम प्रतिशत से कोई हानि होने वाली है। अब मैं कुछ अन्य चर्चा करना चाहता हूं। लालू प्रसाद जी की पुत्री निशा भारती ने कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार यदि आ जाती है तो मोदी जी को गिरफ्तार किया जाएगा। आश्चर्यजनक बात थी, किस बात के लिए गिरफ्तारी की जाएगी? क्या है, ऐसा कुछ है सो गिरफ्तार किया जाएगा? एक सरकार के बदलने पर दूसरी सरकार आए तो दूसरी सरकार पहले सरकार वाले को गिरफ्तार ही करना होता है क्या, कि कुछ काम होते हैं? वास्तव में इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, इंडी गठबंधन वालों के। हालांकि मीसा भारती ने इस बयान में बाद में कुछ संशोधन किया है या कुछ इसमें बदलाव आया है कि नहीं, यह नहीं कहा गया था, इस आशय की बात नहीं कही गई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं कही गई थी, बल्कि भ्रष्टाचारियों के लिए कही गई थी। खैर, जो भी बात हो, भ्रष्ट नेताओं को और मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कौन गिरफ्तार करता है? लेकिन यह तो है कि जब हद से ज़्यादा गुजर जाती है तब कार्रवाई करनी ही पड़ती है, और इसी कार्रवाई के अंतर्गत सरकार की एजेंसियां, ईडी, सीबीआई और अन्य प्रकार के जो भी संगठन हो, वे सक्रिय होकर के इन नेताओं को खबर ले रही है। सरकार बनने पर थोड़ी ही ऐसी फिर खबर ली जाएगी किसी की, शायद नहीं। और ये तीसरी बात, जो अंतिम बात है, एक बिहारी 100 पर भारी। हालांकि जवाब में कहा गया कि एक बिहारी 100 बीमारी। पता नहीं यह बिहारी चर्चा में ही क्यों है? सिर्फ इसलिए ना कि आज़ादी के बाद बिहार में गुड गवर्नेंस ने कभी ईमानदारी पूर्वक काम नहीं किया, अन्यथा बिहारी को इस तरह से उपेक्षित क्यों होना पड़ता? क्यों दिल्ली और मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, अन्य शहरों में जा कर के रोजी रोजगार के अवसर ढूंढने पड़ते? खैर, आज के विषय में कोई वैसा बिहारी नहीं है। एक पढ़ा लिखा कन्हैया नाम का बिहारी है, कन्हैया कुमार, JNU का। वो घोर वामपंथी, और कैसे हैं सभी जानते हैं, कैसे चैनल पर आते हैं, किस तरह से बात करते हैं, क्या उनका बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, एकदम लंपट लंठ जैसा। मैं उन्हें लंपट लंठ नहीं कहता हूँ, बल्कि उस जैसा ही वे करते हैं। न बोलने का सलूक, न कहने का कोई तरीका, न किसी की इज्जत करना, न किसी के साथ विनम्रता से पेश आना। अभी वो कांग्रेस में पता नहीं कौन सा कितना सा गुण मिला एक दूसरे का, वो कांग्रेस में चले गए। ठीक है भाई, कांग्रेस में गए तो उनको मिला है दिल्ली के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कांग्रेस का टिकट,
अब दिल्ली कांग्रेस आश्चर्य में कि इस प्रकार से कन्हैया कुमार को टिकट मिल गया तो कैसे मिल गया। एक से एक बड़े बड़े कांग्रेस के नेता दिल्ली में हैं और दिल्ली भारत की राजधानी है जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है। एक से एक दिग्गज नेता हैं और वहां उस क्षेत्र से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दे कैसे दिया, इसका क्या एक्सपीरियंस है, इसके क्या मेरिट है, ये सब भौचौक है। खैर, कन्हैया कुमार को टिकट तो मिल गया दिल्ली के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से, परंतु दिल्ली कांग्रेस में इसे लॉन्च करने के लिए एक परिचय का कार्यक्रम रखा गया और परिचय का कार्यक्रम रखा गया तो उस कार्यक्रम में सभी दिल्ली के कांग्रेसी आने लगे, सब अपने अपने स्थान पर बैठने लगे। मंच पर निर्धारित जगह थी, वहाँ भी बैठने लगे। संदीप दीक्षित जी आए और आकर बजाय मंच पर जाने के मंच के सामने एक खाली स्थान पर, खाली सीट पर बैठ गए। मंच से घोषणा हुई, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। संदीप दीक्षित जी वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं और कांग्रेस में एक विशिष्ट उनकी हैसियत है, उनका स्थान है। अभी सच पूछिए तो दिल्ली पूरे कांग्रेस में एक शीर्षस्थ नेता हैं संदीप दीक्षित। तो जब बाहर बैठे थे तो सबके आग्रह पर वो कहीं ठीक है मैं यही हूँ, ठीक हूँ, इशारे से संकेत से दोनों हाथ के माध्यम से कह दिया मैं यही हूँ, यहीं रहूँगा। तब कन्हैया कुमार खुद गए और जाकर प्रणाम किया और उन्होंने कहा, आग्रह किया चलने का। लेकिन इनके चाल में, इनकी भाषा में, पता नहीं भगवान ने इनको बनाया ही इसी तरह से है। किसी मित्र से भी बात करते होते हैं तो उनका चेहरा मोरा लगता है कि ऐंठा हुआ बात कर रहा है। तो किस गर्मी से या किस कठोरता से, विनम्रता का अभाव कहाँ पर लगा जिससे संदीप दीक्षित क्रोधित हो गए और उनको झटक दिया। झटक देने से दो चार बात ही बोले तो अब कितना देर तक कोई नकली विनम्र बन सकता है। तुरंत अपने पर आ गया कन्हैया और बोलने लगा कि महाराज आप तो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। बस मामला बढ़ गई, बात बढ़ गई। ये परिचय की सभा फिर तू मैं अन्य का में तब्दील हो गया और परिचय की ये जो कार्यक्रम था कहने प्रकारेण समाप्ति समझिए। जब इतना खटास हो और शुरू में ही जब कांग्रेस का ऐसा, कांग्रेस वाले ने तो अभी से ही हिम्मत हार दिया। वो केवल बस इलेक्शन एक औपचारिकता है और ये इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे ईश्वर जाने। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 बिंदुओं पर मेरा विश्लेषण आपको, जानकारी आपको हो सकती है पूर्व से ही हो, यह समाचार पत्रों में, टीवी में, सभी में आते हैं ऐसे समाचार, लेकिन उन्हीं स्थानों से तो मैं भी कलेक्ट करके आपके लिए चुना था और आपको फिर वो ताज़ा कर दिया इन समाचारों के अपने विश्लेषण से। आशा है ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो कृपया आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा दूसरा नोटिफिकेशन, अगला किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।